आपको हर तरह से मदद करेंगे, फिर चाहे सेल्स हो, मार्केटिंग और प्रमोशन, मीडिया प्रमोशंस और एडवर्टाइजिंग, आईटी या कस्टमर केयर या फिर ट्रेनिंग। सुविधा, अ मल्टी सर्विसेज रिटेल रेवोल्यूशन। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आज हम बात कर रहे हैं परेश जमनादास राजदे की, एक ऐसे शख्स जो 2006 दिसंबर में इन्हीं मुंबई की सड़कों पे बाहर निकले थे और उन्हें एयर टिकट लेना था। मुश्किल में पड़ गए क्योंकि उस वक्त इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं थी कि आपको घर बैठे इस तरह की टिकट मिल सके। आईटी भी उतनी डेवलप नहीं थी और इसी को मुद्दा बनाकर उन्हें एक पूरा इंडस्ट्री खड़ा किया है जिसे कहते हैं एस कवर्स। आज मुंबई मिलियनेयर में ऐसे ही शख्स से आपको रूबरू कराएंगे जो कोशिश कर रहे हैं इस तमाम सुविधाओं को आपके घर तक, आपके दोस्त तक लाने की। परेश भाई, आपका स्वागत है। जानना चाहेंगे इस पूरी सोच के पीछे किस तरह की मेहनत लगी है, और चूंकि आपके अगर बैकग्राउंड को देखें तो काफ़ी डाइवर्स रहा है, क्या सोच के आप इस फील्ड में आए थे? जब ये फील्ड आता है तो ऐसे कोई सोच, कोई सोच नहीं रहती है। इट इज जस्ट बाय एन एक्सीडेंट होता है एंड इट्स अ पॉजिटिव एक्सीडेंट एंड आई फील दैट इन माय लाइफ देयर आर सो मेनी एक्सीडेंट्स व्हिच हैज कीप हैपनिंग। तो वो एक्सीडेंट का एक नतीजा होता है कि जिसमें कुछ अच्छा रिजल्ट आके अच्छा कुछ क्रिएटिव मॉडल बन जाता है। एंड ये उसके बाद जब हम डीप स्टडी करते हैं, कोई एक थॉट्स आ जाती है और उसके अंदर मेरा जो वही एक खासियत है कि भाई आई गो इन टू द डीप ऑफ दैट एंड try to identify that how this model can be evolved as a business model and it can really create the values for each other. हर कोई जानना चाहता है कि ये एस कॉमर्स, सर्विस कॉमर्स चीज़ क्या है, भला क्या है ये? The service commerce is basically a platform which we have created where we aggregate the services जो चाहे रोज़मर्रा की जो लोगों की ज़रूरतें होती है वो सर्विसेज हम इस प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट करते हैं, चाहे रेलवे टिकट हो या एयरलाइन हो या यूटिलिटी बिल पेमेंट हो, टेलीकॉम सर्विसेज हो या फाइनेंशियल सर्विसेज हो, तो इंश्योरेंस, लाइक मैनी सर्विसेज हम एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर एग्रीगेट करते हैं। एंड देन इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है या तो रीच आउट टू द डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज जो है वो प्योर इंडियनाइज मॉडल है। जब मैं इंडियनाइजेशन बोलता हूँ तो ये टेक्नोलॉजी बेनिफिट हम मासिस के पास पहुँचा देते हैं विदाउट दैट कंज्यूमर बीइंग वरीड अबाउट कि भैया हम उसको कैसे इस्तेमाल करें, कैसे टेक्नोलॉजी यूज़ करें। उनको कोई तकलीफ नहीं है। उनको सिंपल जो आज नॉर्मल बिहेवियर होता है कि भाई आज ही गोज़ टू द आउटलेट एंड पे द बिल्स एक्सेट्रा, इज द सेम थिंग ही इज़ डूइंग इट एंड एट द सेम टाइम उनको ये सब सहूलतें उसके घर के नज़दीक में मिल जाती है। आप जब शुरुआत किए तो कच्छ का एक छोटा सा गांव था, मात्र 3000 लोग वहाँ पे थे। आज आप 10 लाख से ज़्यादा लोग को सर्व कर रहे हैं। उस वक्त से अब तक काफ़ी चीज़ें बदली है अर्थव्यवस्था को लेकर। भविष्य में क्या लगता है, आप जिस तरह की सेवा शुरू कर रहे हैं इसके कितने दूरगामी परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं? ये जो एस कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और जो हम सर्विस लेने जा रहे हैं, ये जो मॉडल बनाया है, ये बेसिकली भारत के 95% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है उसको एड्रेस करता है, जो मासिस हैं, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे या इलेक्ट्रॉनिकली जो ट्रांजेक्ट नहीं कर पाते हैं। देर ओनली करंटली ओनली 5% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वो ट्रांजेक्ट इलेक्ट्रॉनिकली या तो वेब के ऊपर ट्रांजेक्ट करते हैं। तो जो 95% ऑफ पीपल जो हैं, जो डिप्राइव्ड है आज की तारीख में यूजिंग द टेक्नोलॉजी, भारत इतना अच्छा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन जब वो मासिस के पास जाता है या तो यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी फॉर द मासिस इज कंसर्न, दे आर नॉट गॉट द बेनिफिट एंड दैट्स वेयर वी आर एड्रेसिंग द होल सेगमेंट देयर। मैं जो रूरल इंडिया में बॉर्न हुआ हूँ, ब्रॉटअप हुआ हूँ, आई नो अंडरस्टैंड द न्यूएंसेस ऑफ द एंड लोग कहते हैं कि भारत गाँव में रहता है एंड आई बिलीव दैट ट्रूली। सो मेरे ख्याल से इसकी पहुंच जो है वो हर आदमी को, हर भारतीय को इसकी फैसिलिटी मिलनी चाहिए एंड आई थिंक दैट्स वेयर आवर रीच कुड बी एंड इट्स अ वेरी बिग आई थिंक इनिशिएटिव व्हिच वी आर ट्राइंग टू डू दैट। जाहिर सी बात है आंकड़ों के मामले में परेश भाई का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन आइए देखते हैं व्यक्तिगत तौर पे किस तरह की शख्सियत के मालिक हैं। हमारे साथ परेश भाई की धर्मपत्नी है, उनसे जानेंगे कि उन वक्त में जब वो बहुत ज़्यादा काम में बिजी रहते हैं, अपने परिवार के लिए वो किस तरह से वक्त निकाल पाते हैं। शादी के बाद हम लोग एकदम सिंपल लाइफ में थे, फिर वो काम में बहुत ही इंटरेस्ट था, ऐसे कर करके थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े और मैंने भी कभी इनको कोई बात के लिए रोका नहीं है कि नहीं है करना है, तो ऑलवेज़ मैंने सपोर्ट किया है। और कभी ऐसा हुआ है कि ठीक है हम लोगों को कम टाइम मिला है तो ठीक है होता है, फिर 2 दिन बाहर आउट ऑफ स्टेशन चले जाते थे, यानी एकदम अच्छे से हम लोग ने किया है। होता है कभी ज़्यादा काम हो जाता था तो ठीक है, हम लोग ने सब लोगों ने इनको सपोर्ट किया है
कोई चीज़ के लिए कभी ये नहीं हुआ है। आज तमाम सुविधाएं आपके सामने हैं क्योंकि परेश भाई की मेहनत पीछे उसकी है। हाँ। एक वक्त रहा होगा जब आपको परिस्थितियों से समझौता करना पड़ा होगा। हाँ। उस वक्त कैसा लगता था? नहीं, मैं खुद जब शादी करके आई तब मैं लाइट बिल के लिए लाइन लगा रही थी। अभी वो दिन मैं याद कर रही हूँ कि मैं उस टाइम पे, कल ही मेरी बात हुई थी मेरे सिस्टर के साथ कि मैं लाइट बिल के लिए भी जाती थी और अभी तो मुझे मालूम भी नहीं पड़ता है कि कब लाइट बिल भर जाया होता है, कब क्या होता है, कब बिल आता है और कब चला जाता है। मुझे कम से कम घर में तो फैसिलिटी मिल गई है अभी। हाँ, कभी कोई चीज़ मेरे को टेलीफोन बिल और गैस का बिल कोई चीज़ के लिए कभी मुझे देखना नहीं पड़ा है। ऑटोमेटिक पूरा हो जाता है, मंथली सब हो जाता है। चलिए, परेश भाई को कम से कम इस बात की तो खुशी जरूर होगी कि जितनी भी गृहिणियां हैं वो काफ़ी खुश हैं उनके सुविधा इनको सर्व से। चलिए अब उनके सुपुत्र से बात करते हैं और देखते हैं कि पिता के बारे में उनकी समझ कितनी पुख्ता है। In my studies, I just gave my board exams and my school prelims. I never used to complete my geometry and algebra papers, so it was a big headache for me, and I almost lost. When my paper I didn't used to complete, I used to feel that no, I won't complete and I won't get good marks. So I used to leave the paper and come home. So during that time, my father supported me and he made me understand that it's like very bad to just leave it and come. You should at least try to make it, and this time in my board exam I completed all my papers, so that was really good for me. तो चलिए, तनुज को तो ज्योमेट्री और अलजेब्रा में काफ़ी सहूलियत हो रही है पिता के सीए होने से। चलते हैं उनके दफ्तर, देखते हैं कि आंकड़ों का ये जो पूरा खेल है किस तरह से होता है एस कॉमर्स में और क्या कुछ आना बाकी है। उनके दफ्तर चल के चलते हैं। और अब हम परेश जी के साथ मुंबई की सड़कों पे आ गए, जहाँ पे अमूमन हर कोई इससे जुड़ा हुआ होता है। करीब 20 साल का काफी लंबा अरसा इन्होंने तय किया है इस शहर में। तो एक नॉर्मल एक स्टूडेंट होके आया था मैं यहाँ बॉम्बे में। मैं सीए करने के लिए आया। जब मैं क्लासेस जाता था, पढ़ाई करता था, तो यू नो एट दोज डेज द इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कम था। आज थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। गवर्नमेंट इज कॉन्शियस अबाउट द डेवलपमेंट। द रोड्स अच्छे हो चुके हैं या हो रहे हैं। So looking at the futuristic point of view, definitely it is growing. क्या अभी भी आज की तारीख में कोई भी शख्स अगर किसी दूसरे जगह से यहाँ पे आता है तो उसके लिए कारोबार खोलना क्या उतना ही सहूलियत भरा है जैसा पहले हुआ करता था? मेरे ख्याल से बॉम्बे मुंबई एक ऐसा सिटी है जो सबको एक्सेप्ट करता है। छोटे मोटे ऐसे वाक़यात होते हैं या कोई ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसे कोई मुंबई कर नहीं है जो मुंबई के आम आदमी के ऊपर है। अगर आप मुंबई कर रहते हो तो मेरे ख्याल से उसमें कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ के तौर तरीके रहते हैं, आप शांत सुख चैन अमन से रहो, कोई किसी को तकलीफ नहीं देता है। अपॉर्चुनिटी पॉइंट ऑफ व्यू जिसको बिजनेस करना है, आई थिंक इट इज़ इमेंस अपॉर्चुनिटी। मुंबई प्रोवाइड्स यू दी, अगर आपको काम करना है, आपको हार्ड वर्क करना है, तो आई थिंक मुंबई इज़ द बेस्ट इन इंडिया। And maybe next best I can see is the only some of the very large cities. Otherwise Mumbai is the best when you look at the common man. अगर किसी को आना है, बड़ा काम करना है, तो मुंबई से अच्छी जगह नहीं हो सकती है, स्पेशली कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए। यानी परेश भाई के लिए फिलहाल कारोबारियों के लिए काफ़ी विकल्प से भरा हुआ है मुंबई, और आज की तारीख में कोई चाहे तो यहाँ पर आकर कारोबार कर सकता है। हम काफ़ी करीब मंजिल तक पहुँच चुके हैं। देखते हैं आज का शेड्यूल कैसा है परेश जी के आज दफ्तर में।